नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका रस निष्पत्ति की आज पार्ट 283 नंबर क्लास में। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं क्या चर्चा करूंगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जो टेस्ट सीरीज अपन ने राखी के जस्ट बाद 31 तारीख से स्टार्ट की, पहला टेस्ट था और उस टेस्ट सीरीज हालांकि बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसे वापस हटाकर दोबारा स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था ताकि बहुत से स्टूडेंट्स जो थे वो टेस्ट सीरीज से एकदम मतलब मुंह मोड़ चुके थे कि भाई अभी पेपर है नहीं, निरस्ता आ रही थी, इसलिए मुझे दोबारा जोश पैदा करने के लिए दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। मेहनत मुझे भी तो हुई, क्वेश्चन अच्छे ऐड किए और अच्छे ऐड करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही सुबह टेस्ट अपलोड किया 15 से 20 क्वेश्चन में इंग्लिश फॉन्ट आ रहा था। मैंने कहा वो कहता ना एकदम गुड़ गोबर हो गई। तो वहां पर भी कठिन परिस्थितियों में संभाला और 20-25 स्टूडेंट ने दिया था पेपर तब तक शायद, तो फटाफट उसे हटाकर हमने 2 बजे दोबारा टेस्ट अपलोड किया, जिसमें क्वेश्चन को जंबल कर दिया आगे पीछे और 5-7 क्वेश्चन बढ़ाए और 5-7 हटा दिए। तो यूं करके 80 क्वेश्चन का एक टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले बात करूंगा, 2-4 चीजों पे मैं बात करूंगा कि टेस्ट सीरीज सर कहां मिलेगी। तो आप जानते हैं कि हिंदी पॉइंट नाम से अपना ऐप है। क्या नाम से है? हिंदी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। इसके अलावा ये जैसे ही आप उसमें जाओगे तो स्टोर में जाओगे, स्टोर में जाके देखोगे एक सेकंड ग्रेड नाम की टेस्ट सीरीज है, एक स्कूल व्याख्याता, एक नेट सेट, एक संपूर्ण कोर्स और ये व्याकरण की और एक जीके की, इस तरह की कुछ आपको टेस्ट सीरीज वहां मिलेगी। जो केवल स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने चाहते हैं वो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं कि भाई हमें तो इसके अलावा दूसरी तैयारी ही नहीं करनी है। जो चाहते हैं कि सर हम तो सिर्फ सेकंड ग्रेड की लेना चाहते हैं, वो ये ले सकते हैं कि हमें तो स्कूल व्याख्याता करनी ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे सर हम तो दिसंबर नेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो ये ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, रीट, एसआई सब में बैठेंगे और बार बार पैसे न लगाने पड़े, उसके लिए ये जो संपूर्ण कोर्स वाला है ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसमें लगभग स्टूडेंट पूछते हैं सर वैलिडिटी क्या है, तो इसकी वैलिडिटी जो है वो टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे। कौन से? 2 एग्जाम, एक सेकंड ग्रेड और एक स्कूल लेक्चरर। ये 2 एग्जाम जब तक नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट सीरीज हटेगी नहीं। ये स्कूल व्याख्याता का जिस दिन हुआ हट जाएगी। नेट का जून नेट तक चलेगी, है दिसंबर नेट जो अब होने वाला है और जून नेट, तब तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। आप चाहे ले सकते हो, लेकिन मत लो, ये बहुत बेस्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं ये वास्तव बेस्ट है। इसमें आपको कुछ क्लासेस भी मिलेंगी और काफी हद तक ये अच्छी साबित होगी। हाँ, टेस्ट जो टॉपिक्स हैं मैं वो सब में समान रखेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं है। एक प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से स्टूडेंट अब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए ना तो निराश हैं। सर हम कहां से शुरू करें, सर हम स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं, सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। देखो YouTube पर जो अपनी क्लासेस हैं उसमें आज 83 नंबर क्लास है। टोटल 250 क्लासेस का कोर्स है, वो मैं आपको पूरा निःशुल्क करवा रहा हूं, बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। यकीन ना हो तो इससे पिछली क्लास देखें और यकीन हो तो आज की क्लास देखें। मैं आपको शानदार पिछली क्लास से जोड़ते हुए किस प्रकार से टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। तो मेरा यही कहना है कि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और कंपटीशन में भाग लें। इच्छा नहीं हो रही है, अच्छा सर हम तो अभी जुड़े हैं आपसे, सर हम टेस्ट कैसे दें, हमने तो सिलेबस नहीं किया, ये एक प्रश्न बहुत आ रहा है। बहुत से नए साथी जो जुड़ रहे हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि सर हम तो अभी जुड़े। देखो आप लोग अभी जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 नंबर क्लास से स्टार्ट कर दो। जैसे पर डे आप जो है 2 क्लासेस देखो, 2 क्लासेस देखी, दूसरे दिन फिर आप देखो 3 नंबर और 4 नंबर क्लास देखी। अपना जो टेस्ट है वो आज टेस्ट हो गया, उसके बाद 2 दिन का गैप है, फिर एक टेस्ट है, तो आप जैसे ही दूसरा टेस्ट होगा तब तक आप क्लासेस देख चुके होंगे। तो आप लोग जो नए जुड़ रहे हो वो तो और बेस्ट है। बेस्ट कैसे है? इधर आप वीडियोस देखो, क्लासेस देखो, उधर टेस्ट अपलोड हो जाएगा, इधर वीडियोस देखे, उधर टेस्ट अपलोड। तो अब आपको तो एक साथ साथ चलने का मौका मिल रहा है। पढ़ने के लिए तरीका ढूंढो, न पढ़ने के लिए बहाने ढूंढो। पढ़ना है तो आज से 1 नंबर क्लास से स्टार्ट कर देना, नहीं पढ़ना चाहते हो आप स्वतंत्र हो। समझ गए बात आप? तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग अभी से, अच्छा सर ये सेकंड ग्रेड के लिए एक क्लासेज या फर्स्ट ग्रेड के लिए, अरे आप थोड़ा सा IQ लेवल का यूज कीजिए।
आज साहित्य सेम है, काव्य शास्त्र सेम है, व्याकरण ठीक है उसमें थोड़ी ज्यादा है सेकंड ग्रेड में, और फर्स्ट ग्रेड में लिमिटेड टॉपिक है। इसके अलावा शिक्षण विद्या उसमें है मनोविज्ञान, तो कुल मिला के 80% सिलेबस सेम होता है, तो सेम काम आएगी। जहां लगेगा सेकंड ग्रेड की अलग है, वहां मैं सेकंड ग्रेड की अलग करवा दूंगा, कहां दिक्कत है। पढ़ना चाहते हो पढ़ो, हमें खुद को पता है कब क्या क्या करना, मतलब कौन सी क्लास देनी, उसके लिए प्रयास जारी है। डेली रात को 2 घंटे बैठ के मेहनत कर रहे हैं कि सरलता से कैसे समझाया जाए। आज की क्लास में आप यही देखोगे। तो अब आप 10-10 हजार 7-7 हजार रुपए देकर सेम, सर नहीं हमें तो पेड कोर्स चाहिए, तो मैं यही कोर्स पेड में डाल दूंगा, फिर दे दोगे 6,000 रुपए, क्यों फालतू पैसे खराब कर रहे हो। ये लो, इसमें आपको क्लासेस नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, जुड़ो ढंग से, मेहनत करो, जलसा होना चाहिए सिलेक्शन का। इस बार हिंदी में इस प्लेटफॉर्म से यूं मान लो कि इतने सिलेक्शन होने चाहिए कि लोग देखने वाले देखेंगे वास्तव में इस आदमी ने कुछ किया है। मेरी मेहनत को साकार कीजिए और आप अपने माता पिता के सपनों को भी साकार कीजिए, ठीक है। और जो भी मेरे भाई बंधु हैं, जैसे मैं नाम लूंगा, अनिकेत चौधरी है, रमेश है गंगानगर से, ये बहुत जो कुछ मित्र है, वो लगातार मुझे मेरी छोटी मोटी कमियां होती है वो गिनाते रहते हैं, सर आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, या तो मैं उनसे यही कहता हूँ बिल्कुल आप अगर मेरे से कमी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे स्वतंत्र हैं बताने के लिए, मैं उसमें सुधार करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। हाँ कमियां होती है, मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूं कि भाई अच्छा करना चाहा था, कमी रह गई। खैर, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आज की क्लास का रिजल्ट आपको शो कर देता हूं, देखिए। तो ये आपका रिजल्ट है। आपको बता दूं बहुत स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। पहला टेस्ट इतने स्टूडेंट्स ने देने से मेरे चेहरे पे प्रसन्नता आप साफ देख सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कामयाब हो गया, कि मैं जो एक जोश भरना चाहता था वो मैंने भर दिया। अब जो आने वाले समय में इस वीडियो को 10 दिन बाद देखेंगे, वो कहेंगे सर हम तो अब जुड़ रहे हैं, पहला टेस्ट। कोई बात नहीं, आप पहला टेस्ट तब भी दे सकते हो। एक बार आप जुड़ जाना, जो नए साथी जुड़े वो भी जुड़ जाना, क्योंकि जैसे ये टेस्ट इस बार खत्म करेंगे ना, उसके बाद दोबारा रिन्यू करेंगे, उसके बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे टेस्ट कितने ही दें, लेकिन जो आज पहला टेस्ट दे चुके हैं अब वो रुकना मत, अब वो मेरे साथ साथ चलना, मैं कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो इस टेस्ट में लगभग यूं मान लीजिए आप लोग, इस टेस्ट में यूं मान लीजिए 500 प्लस स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था। पहला टेस्ट बहुत अच्छा, 500 प्लस क्या बल्कि लगभग 600 प्लस स्टूडेंट चले गए थे टेस्ट दे। लेकिन जैसा कि हम बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं। कुछ लोग टेस्ट ओपन कर लेते हैं एक बार, अच्छा ऐसे प्रश्न है कि बाद में दूंगी या बाद में दूंगा, वो उस दिन आपकी रैंक तो काउंट हो जाती है। फिर आप 50 बार दो, कोई मतलब नहीं है, रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में काउंट होगी, क्योंकि ऐसे तो स्टूडेंट चीटिंग भी कर सकता है, इसलिए रैंक पहले अटेम्प्ट में कामयाब होगी। अब इस टेस्ट में मैंने किन को शामिल किया, इतने जनों को तो शामिल मैं कब करूं, 500 प्लस। तो मैंने 500 प्लस स्टूडेंट को शामिल नहीं किया है, जो 500 प्लस स्टूडेंट थे उनको शामिल नहीं किया, बल्कि जिन स्टूडेंट के 60% से अधिक नंबर आए मैंने सिर्फ उनको शामिल किया है। यानी 60% से नीचे वालों को मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, उनको मैंने लिस्ट बनाते समय डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं उनका स्कोर वो अपने सीधा ऐप के अंदर ही देखें। 60% से कम ऊपर होना चाहिए, तब आपका मैं नाम यहां पे लूंगा, जिसमें भी सारे नाम तो थोड़े लिए जाएंगे। देखिए इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नाम किसका है, अजय सिधर। क्या नाम है, अजय। 160 नंबर का टेस्ट था अपना, उसमें से 100% बने पूरे, यानी 160 में से 160 नंबर लेके आया, 100% बने, रैंक फर्स्ट आई। कईयों के दिमाग में सर इतने थोड़ी बनते हैं, है ना, ऐसा दिमाग में आया होगा, बिल्कुल सर इतना मार्क्स थोड़ी आते हैं, मतलब इसमें चीटिंग की होगी, एक प्रश्न भी गलत नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर मैं कई बार कॉपियां शेयर करता हूं कि देखो रिटन टेस्ट होता है, और इसी तरह से स्टेटस भी लगाता हूं। ये ऑफलाइन स्टूडेंट है अजय सिधर, बहुत मेहनत कर रहा है, और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मेहनती बच्चे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने चाहिए, वो आगे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। ऐसे लोग जो एकदम निश्चल स्वभाव का, बहुत अच्छा लड़का है, मैं इस मन से। तो उसने, अच्छा ये टेस्ट इसने मात्र 14 मिनट में देने का प्रयास किया। हाँ कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे, हम यहां मनाने आए नहीं है, अपन सुनते जाए। 160 में से 160 नंबर लाए, बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा। रीजन क्या था पता है, आदिकाल को कम से कम 5 से 6 बार मैंने रिटर्न करवाया था, और मैंने नोट्स में से ही प्रश्न दिए थे, तो ये गलत करता कैसे। इसका मतलब ये जितना मैं जो मार्गदर्शन दे रहा हूं उसको एकदम सही ढंग से फॉलो कर रहा है। मैंने जब आप स्कूल से आके जब इसका रिजल्ट देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा अजय, फिर मैंने क्लास में पूछा भी, मैंने कहा तूने
पेपर बोला सर फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, सारे प्रश्न मुझे आ रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आ गया। सेकंड नंबर पे है निर्मला, शायद ये पूर्व के स्टूडेंट है, मैं नहीं जानता। निर्मला 154.68 सेकंड रैंक। पिंकी योगेश, हनुमान विश्नोई, मैं तो देखता हूं लड़के लड़कियों में क्या तुलना है। आरती अरोड़ा, कुछ स्टूडेंट इस तरह से नंबर लगा देते हैं, नाम नहीं पता, अगर वो मुझे नाम बता देंगे तो मैं इन फ्यूचर ध्यान रखूंगा। जैसे मैंने कई बच्चों जो हिंदी में लिखा हुआ नाम, मैंने उनको इंग्लिश में किया क्योंकि हिंदी यहां आती नहीं है। भावना कुमारी आप देख सकते हैं 93। मीनाक्षी, मधु कंवर, मीनाक्षी, सीता सैनी, कमलेश रानी, कविता चौहान, ये भी ऑफलाइन स्टूडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा ऑफलाइन हो, जरूरत नहीं है, ये कोई ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। आपको अभी मैं ये जबरदस्ती नहीं कर रहा कि मैं इसलिए ऑफलाइन को मोटिवेट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसलिए ऑफलाइन बेस लगता है, और कोई कारण नहीं। ठीक है। रेखा, सुधा, प्राची, शायद डांगी होना चाहिए या, है ना, दीपचंद गहलोत, सोनम यादव, धन्ना राम। जब सभी कास्ट के बच्चे देखते हैं ना, मैं कोई कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा, जब सभी कास्ट के बच्चे देखते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि जाति हमेशा शरीर की होती है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। आत्मा की एक ही जाति, वो परमात्मा का अंश है। ठीक ऐसे ही जाति अभ्यर्थी और टीचर की कोई जाति नहीं होती। जब यहां पे सब बच्चे दिखाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यहां पे वास्तव में पढ़ने वाले, वरना लगता है, मतलब कई बार लगता है, मैं एक इसमें मंच पे बोलूंगा कि आज जो ये ग्रामीण बच्चे जो है ना, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं निश्चित रूप से। लेकिन जब यहां देखते हैं ना कि हाँ, मतलब कंपटीशन तगड़ा है, कंपटीशन क्या है, तगड़ा है, बड़ा अच्छा लगता है। सोनम यादव, धन्ना राम, ममता नागर, पिंकी मीणा। अब मैं यहां पे पिंकी के बारे में बात करूंगा, मैं खैर जानता ही नहीं हूं। अब जैसे पिंकी मीणा, निश्चित रूप से कैटेगरी, मेरे पास जब बच्चे तैयारी करना था, मैं एक ही बात बोलता हूं, कभी अपनी कैटेगरी ध्यान में नहीं रखो। ये बच्चे जैसे एसटी कैटेगरी के, अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि है ना आरक्षण के कारण ये होता है। नहीं, अब ये बच्ची देखो कौन सी रैंक है इसकी, 20। ये बच्ची एक तरह से जनरल फाइट कर रही, क्या नहीं करता। टैलेंट की कोई जाति नहीं होती, टैलेंट को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ये टैलेंट है। कभी किसी पे इस तरह के आरोप भी नहीं, एक सोच को विस्तृत करने का प्रयास जरूर करें। प्रेमलता स्वामी, लवन्य राणा, सुनील छिपा, अरविंद कुमार, सपना, और बताऊंगा मैं नाम, थोड़ी दूर तक चलाऊंगा। ये देखिए, अच्छा है, पहले मुझे मिटाना पड़ेगा सारा, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे राइट लग जाते हैं। तो सुनील छिपा तक हम आ चुके थे। सुनील छिपा हो गया ना, ये देख लीजिए आगे। अरविंद कुमार, सपना, ये कोई नाम है, अल्लाह बॉक्स, कृष्ण गोचर, मीना कुमारी, रेखा, संपत, रामकिशोर, कांता, नीलू, पुष्पा, कविता, निकिता माली, शौर्या, बिंदासरा, सीता कुमारी, राम सिद्ध क्लास देख रहा है, 100% देख रहा है, मुझे पता है। राम सिद्ध बीकानेर क्लास देख रहा है और 38वीं रैंक पे हो आज आप। कौन सी रैंक पे हो? 38वीं। अनीता भी शायद क्लास देख रही है 100%, मुझे जहां तक लग रहा है अनीता सैनी होंगी। देव कुमारी, शिवप्रिया शर्मा, जैसे ये नाम हिंदी में लिखा हुआ था तो एकदम ऐसे इस प्रकार से ब्लर आ रहा था, तो मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई बच्चा डिमोटिवेट ना हो, है ना, ये मेरा प्रयास है। आगे देखिए, मैं आपको 50 तक बताऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा। हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं हेमंत सिंह, ये भी नाम जो है वो उसी तरह से लिखा हुआ था। हेमंत सिंह, इलियास, सुरेश कुमार, किरण, हनुमान, गजेंद्र सिंह, वीएमबी सारण, जितेंद्र, उग्रसेन, वेद प्रकाश, तौला कुमारी, सिहाग, रानू, अंकित, मालव, AGM 5063, सानिया, अंजू कुमारी, अवना, मनोज कुमार, सरिता, कहां तक पहुंच गए अपन? 50 से ऊपर निकल गए। तो आप देख सकते हैं 160 में से, यानी अभी तक 81% वाले चल रहे हैं। थोड़ा सा और अपन आगे चलेंगे, थोड़ा सा और 81%, 75% तक तो चलेंगे। अवना, मनोज, सरिता, भानु प्रताप, हेम सिंह, सरनजी, सुनीता, ममता, राकेश, आंचल, निरंजन, उमा, वीना, ये जैसे इस तरह से आ जाता है। अगर आप लोग हिंदी में नाम लिखोगे तो इस तरह आएगा। अब ये किसके हैं ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। सविता, अशोक डेलू, आशाराम मीणा, आरती मीणा, जाट, राहुल सिंह,
वाविता, कुछ लोग बच्चे गलत लिख देते हैं नाम, खैर 77%। मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं वो देखना आप लोग। हाँ ये चलिए 77%, ये देखिए 75, एक 75 वाला आंकड़ा हम यूं मानते हैं कि वो एक ऐसा आंकड़ा होता है, इससे ऊपर आपको रहने का प्रयास करना चाहिए, और वो आंकड़ा ये रहा, यानी 99 कैंडिडेट, 100वां कैंडिडेट आया है 74.64, यानी राजवीरेंद्र सिंह 100 कैंडिडेट तो वो हैं जिनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा है, 75% से ऊपर ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो किसी कारण से जल्दबाजी में गलती करती है। आपको मैं 1.5 घंटे का समय देता हूं, आप ईमानदारी से करें। एक बात याद रखना, कभी यहां फर्स्ट नाम लाने के लिए आप नकल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ये ईमानदारी का खेल है सारा। आप कोई 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, ईमानदारी से बढ़िया तरीके से प्रयास करना, ठीक है। तो 100 बच्चे तो 75% से ऊपर है। मैंने सिर्फ उनको ही शामिल किया है जो 60% से ऊपर है, और आप देख सकते हैं यहां तक ये हैं 60% ऊपर वाले बच्चे, और वो भी आप देख सकते हैं कि 60% से ऊपर कितने बच्चे हैं। 60% से ऊपर कितने हैं? 237 स्टूडेंट हैं 60% से ऊपर। कितने? 237। तो अब आप मान सकते हैं कि 1% से लेकर 60% तक आराम से 250 से ऊपर बच्चे और हैं। आज ये 60% से ऊपर 237 है। अगला टेस्ट कल परसों में अपलोड होने वाला है। टॉपिक देख लेना, शेड्यूल आपके पास है, बढ़िया तैयारी करना। मैं आज रात को बैठ के ये टेस्ट तैयार करूंगा, और उसमें आप उसमें जो ये आए ना टॉप 10, मैं सिर्फ इनको विशेष फोकस करूंगा। बाकी सबसे मेरा यही कहना है, इन टॉप 10 को पीछे छोड़ो, और टॉप 10 का यह प्रयास रहना चाहिए कि भाई मैं जो है वो किसी तरह से जो है अपना स्थान नहीं जाने दूं। जैसे अजय है, निर्मला है, पिंकी है, ये जो टॉप 10 है, ये स्टूडेंट, ये देख सकते हो सीता सैनी तक। देखते हैं, मैं अगली बार कंपेयर करूंगा कि ये 10 कैंडिडेट कौन सी रैंक पे जाते हैं और इनमें से कौन से ऊपर आता है। मैं ये कंपेयर करके बताऊंगा। ये इससे क्या होगा, इससे 10-15 मिनट, कितने मिनट लगे? सिर्फ 15-17 मिनट लगे। इसमें थोड़ा मोटिवेशन रहेगा और आगे निकलने का प्रयास करोगे, बस ये इसलिए प्रयास है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे, रस निष्पत्ति पढ़ रहे थे तो हम थोड़ा सा पीछे जुड़ जाते हैं। तो जो केवल रिजल्ट देखने के लिए आए हैं वो भी क्लास को लाइक करके जाएं और क्लासेस नियमित देखा करें, फायदा होगा। चलिए आइए, आपने पिछली क्लास में जब उत्पत्तिवाद पढ़ा था भट्ट लोलट का, तब आपने ये पढ़ा कि भरतमुनि का रस सूत्र क्या है, और वो कहते हैं कि भाई किस प्रकार से रस की उत्पत्ति होती है ना। 4 व्याख्याता आचार्य हैं रस सूत्र के, और किस प्रकार से, जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, मेरे पास नोट्स पड़े हैं जो पिछली पीढ़ी, तो भट्ट लोलट ने जो उत्पत्तिवाद दिया उसमें उसने बताया था कि भाई रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, बताया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि उत्पत्ति के लिए कारण कार्य सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है, और रस अनुकार्य में होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ जनक जन्य संबंध, गमक गम्य संबंध, पोषक पोष्य संबंध भी बताए थे कि किस प्रकार से इनमें संबंध होता है। वो सारा हमने पढ़ा था। जिसने पिछली क्लास देखी उसके समझ आएगा, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो अभी इस वीडियो को बंद कर दे, पहले पिछली क्लास देखे फिर ये क्लास देखना। अब देखो, आचार्य शंकुक, जब भट्ट लोलट, क्या नाम था, भट्ट लोलट कहता है कि भाई रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। तब भट्ट लोलट करता है इसकी आलोचना। भट्ट लोलट क्या करता है? इसकी आलोचना करता है, बोला रस की उत्पत्ति नहीं होती, रस की उत्पत्ति नहीं होती। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है। मैं क्लास के लास्ट में चर्चा करूंगा कुछ और, अगर जो सुनना चाहता है कि सर हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन हम चाहते हुए गलत हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करें, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। टॉपिक के बीच में हम कोई बात नहीं छेड़ूंगा। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर दी। इससे आप समझ गए कि ये क्या है, रस केवल अनुमान के आधार पर है, कि रस का हम लोग अनुमान करते हैं। कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अनुमान करते हैं, इसी आधार पर इन्होंने क्या दे दी, अनुमितिवाद दे दी। क्या दे दी? अनुमितिवाद दे दी। क्या कहते हैं शंकुक, ध्यान से समझना। शंकुक के अनुसार जो सहृदय होता है, सहृदय समझ गए, वही दर्शक,
नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता है। आरोप अगर करेगा तो यह बात तो भटलोलट की हो जाएगी, आरोपवाद, उत्पत्तिवाद। यह कहता है कि सहृदय नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता, अपितु अनुमान कर लेता है। ऐसा अनुमान लगाता है कि अच्छा ये राम ही है, अनुमान लगाता है, इसलिए उनका मत अनुमितिवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनका मत अनुमितिवाद कहा जाता है। न्याय शास्त्र के अनुसार प्रतीति, ये जो अनुमान अनुमिति लगाई जाती है ना, प्रतीति, ये 4 प्रकार की होती है। ध्यान से समझना, ये जो अनुमान होता है, ये प्रतीति मतलब अनुमान, ये अनुमान 4 प्रकार का होता है। किस प्रकार? देखिए, पहला, राम को राम समझना। भाई राम है और राम को राम समझ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने नरेंद्र सर को नरेंद्र सर ही समझा है, ठीक है, यह है सम्यक प्रतीति, एकदम सामने है, सम्यक प्रतीति हुई है। राम है अथवा राम नहीं है, यार ये राम जैसे लग रहे हैं, राम है कि नहीं है? नरेंद्र सर जैसे लग तो रहे हैं, टोपी लगाते हैं और इस प्रकार से वो बोलते हैं, ये लग तो रहे हैं, है कि नहीं है? ये कौन सी प्रतीति? संशयात्मक प्रतीति है। क्या है? संशयात्मक प्रतीति है। संशय की भावना, संशय बना हुआ है, संदेह, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है ना? संशय अंत तक बना रहता है। राम को कुछ अन्य समझना, मिथ्या प्रतीति। राम को कुछ अन्य समझ लेना, मुझे कुछ और समझ लेना, एकदम से कुछ और मान लेना कि नहीं ये तो फलान जी है। राम जैसा है मतलब राम नहीं है, राम के जैसा है, यार एकदम बिल्कुल तुम राम जैसा ही लग रहा है, राम के जैसा है। ये सादृश्य, समानता, चंद्रमा सा मुख, ये सादृश्य प्रतीति होती है। 4 प्रकार से अनुमान लगाए जाते हैं। अब आपको मान लो पेपर में पूछ ली जाए कि न्याय शास्त्र के अनुसार प्रतीति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। निम्न से कौन सी प्रतीति नहीं होती? सम्यक होती है, संशयात्मक होती है, मिथ्या होती है, सादृश्य होती है। अब इसको समझना, मेरी बात को समझना। शंकुक जो अनुमान कहता है ना, वो अनुमान को समझाना चाह रहा है। क्या कहता है कि चित्र तुरंग ज्ञान इन 4 प्रतीतियों से भिन्न होता है। ये जो आपने 4 प्रतीतियां पढ़ी, इसमें ये जो आपने 4 प्रतीतियां पढ़ी, ध्यान से समझना, ये जो 4 प्रतीतियां आपने पढ़ी थी, है ना, जो भी है, इसमें ये ए पात्र है। आपने एक में तो क्या माना? ए को ए ही माना, समझ के बात। दूसरे में आपने क्या माना? ए है या नहीं है। तीसरे में आपने माना ए जो है उसको आपने एकदम से जेड समझ लेना, कुछ और समझ लेना। और चौथे में क्या माना कि ए जैसा लग रहा है, ए जैसा लग रहा है, बी जैसा लग रहा है, ए जैसा है बी के, ठीक है। लेकिन यहां पे ए विद्यमान था, जो सब में ए था उसी को आपने अलग अलग समझा है। समझ रहे हो बात को? आपने नरेंद्र सर को नरेंद्र सर ही समझा, आपने नरेंद्र सर है या नहीं है तो ये समझा, आपने नरेंद्र सर को ये तीसरी कुछ और समझ लेना कि कोई और टीचर समझ लेना, और एक में नरेंद्र सर जैसे मुझे जैसा समझ रहे हो, लेकिन इसमें मेरी उपस्थिति है। लेकिन यहां पे ये कहते हैं चित्र तुरंग ज्ञान इन 4 प्रतीतियों से क्या होता है? भिन्न होता है। भाई चित्र में बने हुए घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है। भाई आपने एक चित्र देखा और उसमें क्या बना हुआ है? एक घोड़ा बना हुआ है। अब बोलो सर घोड़े चित्र बना, बताओ घोड़े चित्र बनाओ कौन? तो घोड़े को चित्र देखकर आपने कहा कि ये घोड़ा है। या मान लो एक घास खाते हुए घोड़े की तस्वीर है, मैंने कहा क्या? बोला घोड़ा घास खा रहा है। क्या घोड़ा घास खा रहा है? घोड़ा के घास खाते हुए का चित्र है, लेकिन घोड़ा नहीं है ना, वहां पे ना घास है, वो तो क्या है? चित्र। तो देखकर यह कहना कि ये घोड़ा है, ये चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर दर्शक अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है। कैसे राम की प्रतीति कैसे कर लेता है? देखो, वो जैसे ही मान लो जो नट है वो क्या कर रहा है? राम का अभिनय कर रहा है, और उस नट ने क्या किया? लक्ष्मण के जब वो मूर्छा में जाते हैं तब वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, रोने लगते हैं। अच्छा, ये रो कौन रहा है? ये रोने लगता है। ये रो कौन रहा है? नट रो रहा है। कौन रो रहा है? नट रो रहा है, ठीक है। लेकिन जो दर्शक हैं सहृदय, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे देखो राम
राम कैसे अपने भाई के लिए रो रहे हैं। रो कौन रहा है? नट। और हमने क्या बोला? रे देखो राम जी रो, क्या बोला? राम। इसका मतलब क्या हुआ? वहां राम है ही नहीं, वो राम का अभिनय कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया? दर्शक अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है। उस व्यक्ति को, नट को क्या मान लिया? राम मान लिया। नट का अभिनय कुशलता के कारण इसका अनुमान, ये देखो इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि नट का अभिनय इतना शानदार था कि उसकी कुशलता के कारण यह अनुमान लगा लिया कि अरे ये तो राम ही है। ये अनुमान लगाया और इसी के आधार अनुमान किए गए पात्र में रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। भाई वो किस प्रकार से, मतलब जो भी उसमें भाव उत्पन्न होते हैं उसका भी अनुमान कर लिया कि भाई उसके मन में कैसे भाव हैं, जैसे वास्तव में राम जी के मन में थे, अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। क्या प्रतीति? कौन सी प्रतीति कहा जाता है? कला प्रतीति कहा जा सकता है। तो मेरी बात को समझे। शंकुक क्या कहता है? शंकुक कहता है कि ये अनुमान है और इसी के आधार पर अनुमतिवाद का अनुमान है। किस चीज का? राम का पात्र करते हुए, राम का अभिनय करने वाले व्यक्ति में ही राम का अनुमान समझ लेना, उसके भावों का अनुमान कर लेना कि शायद अभी ये इतने दुखी होंगे इस बात को कहने से, इस प्रकार अनुमान किया जाता है, इसीलिए अनुमतिवाद है। शंकुक का मत है कि रस निष्पत्ति की समूची प्रक्रिया अनुकरण पर आधारित है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो रस निष्पत्ति है, जो निष्पत्ति की समूची प्रक्रिया किस पर आधारित है? अनुकरण पर। भाई उन्होंने राम के भावों का अनुकरण किया, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। राम के भावों का अनुकरण किया, राम की शारीरिक चेष्टाओं का अनुकरण किया, राम के क्रियाकलापों का अनुकरण किया, ठीक है। नट नटी वास्तविक राम सीता के विवाह अनुभाव का अनुसरण करते हैं। जो राम और सीता के जो विवाह अनुभव हैं उसका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। ये विभावादि वे ही हैं जिनका वर्णन कवि करता है। और वो जो विभाव अनुभव हैं जो उसको कवि लिखता है और वो नट नटी उसको पढ़कर उसके जैसा अनुकरण करते हैं, उस कवि के लिखे हुए को अनुकृत करता है। अर्थात नट नटी काव्य निबद्ध राम का अनुकरण करते हैं। भाई राम के विभाव को कवि ने काव्य के रूप में लिखा, काव्य के रूप में लिखा और उसका अनुकरण, उसे पढ़कर उसका अनुकरण किया। किसने? नट ने किया। क्या किया? नट ने। काव्य निबद्ध राम का अनुकरण करते हैं, मूल पात्र का नहीं करते। भाई राम तो यहां रह गए, राम के विभावों को कवि ने कल्पना के आधार पे, किस आधार पे लिखा? कल्पना के आधार पे लिखा और उस कल्पना का क्या किया? उन्होंने अनुकरण किया। मूल पात्र का तो अनुकरण ही नहीं कर रहे। मेरे बारे में किसी ने लिखा कि है ना, सर पढ़ाते समय ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो किसी ने लिखा और उसको देखकर सोचा अच्छा ऐसे, तो उसने सीखा। अब मैं हो सकता है हाथ इस तरह हिलाता हूं और उसने कहा हाथ हिलाते हैं तो वो ऐसे ऐसे अनुकरण करेगा। क्या वो पूरा अनुकरण कर पाया? क्या नहीं कर पाया ना। जो उस राम के बारे में विभाव आदि को कवि ने कल्पना के द्वारा लिखा उसी का अनुकरण किया, मूल पात्र का कभी नहीं होता है। समझ गए बात आप? तो कुल मिला के यहां एक निष्कर्ष क्या निकलता है पता है आपको? बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। आप खुद जो क्लास नहीं देख रहे ना उनसे बहुत आगे रहोगे और ईश्वर करेगा कि मेरी और आपकी दोनों की मेहनत साकार होगी। देखो यहां एक बहुत बढ़िया प्रश्न निकलता है। ये जो निष्पत्ति आपको दिखाई दे रहा है, बोला सर हाँ दिखाई दे रहा है, संयोग आदर्श निष्पत्ति। आपको पता है भट्ट लोलट ने इसका क्या अर्थ बताया था? निष्पत्ति का अर्थ बताया था उत्पत्ति। और इधर अभी आपने जो शंकुक पढ़ा, शंकुक के अनुसार इस निष्पत्ति का अर्थ हो गया अनुमिति। क्या हो गया? अनुमिति। इसीलिए अनुमतिवाद दिया, इसने उत्पत्तिवाद दिया। तो ये सारे निष्पत्ति पर ही बात कर रहे हैं कि निष्पत्ति का अर्थ अनुमति है या फिर उत्पत्ति है। समझ गए? ये होती है थ्योरिकल क्लासेस समझकर। एक होती है पॉइंट टू पॉइंट रटवाने से आप एग्जाम में भूल जाओगे। आप नहीं भूलोगे, चलो मैं बताता हूं आप कैसे भूलोगे। मैं यही बता दूंगा, वहां आप भट्टनायक में जाओगे, है ना। चलो देखो बताऊं कैसे भूलोगे। ऐसे भूलोगे, ऐसे भूलोगे, बताता हूं। देखो आपसे पूछा कामायनी का हृदय कौन सा सर्ग कहलाता है? कौन सा सर्ग है?
ऑप्शन ए छठा, पांचवा, चौथा, आठवां। आपसे पूछ लिया। अब जो रट्टाफिकेशन करते हैं ना, उनको नहीं पता है कि कामायनी का हृदय कौन सा सर्ग है। जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की आदत डालते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, वो क्या है वो भूल जाएगा। लेकिन जिसको पता है कि कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग को कहा जाता है, किसको? लज्जा। और लज्जा सर्ग कौन से नंबर पे है? जो रट के गया उसे तो पता है कि कामायनी का हृदय लज्जा 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 लज्जा, लेकिन उसने पूछ लिया संख्या। अब वो तो क्या होगा? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये टोटल सर्ग होते हैं। तो यहां पर जिसको पता है कि काम, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, यानी छठे सर्ग की बात हो रही है, तो ये किसको पता है? जिसने ढंग से समझ के पढ़ा है। लेकिन जिसने रट्टाफिकेशन की है वो मारा जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देकर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। एक लगना चाहिए कि यार निःशुल्क में चीटिंग नहीं की है, जो पढ़ाया है ना वो ईमानदारी से पढ़ाया है, वो चीज है। और निःशुल्क की वैल्यू भी समझ आनी चाहिए, और तुम लोग पढ़ोगे तो वैल्यू समझ आएगी। चलिए अब आइए भट्टनायक। भट्टनायक क्या कहता है? बोला ना तो ये उत्पत्ति है, ना ये अनुमिति है, ये तो भुक्ति है। क्या है? भट्टनायक भुक्ति। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता है भट्टनायक। उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। इनके अनुसार रस की ना तो उत्पत्ति होती है ना अनुमति होती है। समझ रहे बात को? समझ आ रहा है ना? अब जो लाइव चल रहे हैं ना उनको समझ आ रहा है। मैं बताऊं कैसे। क्योंकि एकदम से रिजल्ट बताया, तो रिजल्ट बताते ही क्या हुआ कि वो रिजल्ट वाली मानसिकता थी, तो एकदम से शंकुक बताया तो अजीब सा लगा, तो कई तो पीछे हट गए। यही होता है आम जीवन में, लोग पीछे हट जाते हैं। थोड़ी सी जो डटे रहते हैं उनको समझ आने लग जाता है। अनुमिति होती है, अपितु वो कहते हैं ना तो उत्पत्ति होती है ना अनुमिति, बल्कि क्या होती है? रस की क्या होती है? भुक्ति होती है। रस निष्पत्ति में भट्टनायक का सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण। ये यहां से समझ लो, बहुत बड़ा प्रश्न निकलता है कि रस निष्पत्ति में भट्टनायक के द्वारा सबसे बड़ा योगदान है साधारणीकरण। ये जो साधारणीकरण जो है ना, ये भट्टनायक ने ही दिया था। ये सिद्धांत, साधारणीकरण का सिद्धांत, भट्टनायक के अनुसार शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार होते हैं। जो शब्द रूप काव्य होता है, भाई काव्य क्या है? शब्द रूप काव्य है, उसके 3 व्यापार होते हैं। एक अभिधा व्यापार, एक भावकत्व और एक भोजकत्व। भावकत्व और भोजकत्व, ये 3 प्रकार के व्यापार होते हैं। शंकुक ने 4 प्रतीति बताई, ये 3 भावकत्व बता रहे हैं, 3 व्यापार बता रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अभिधा से काव्य का शब्दार्थ समझ में आता है। ये बात हम सब जानते हैं कि अभिधा से क्या होता है? शब्दार्थ का काव्य समझ में आता है। भावकत्व से, देखना, भावकत्व से साधारणीकरण होता है। भाई जो भी अभिनय किया जा रहा है, अभिधा के द्वारा उसका, वो अभिधा के द्वारा हमें क्या समझ में आया? जब कोई चीज समझ में आएगी तब उसका क्या होगा? भावकत्व। भावकत्व का मतलब ही क्या हो गया? उसका हो गया साधारणीकरण। क्या हो गया? साधारणीकरण। जबकि भोजकत्व व्यापार से हम साधारणीकृत स्थायी भाव को रस रूप में भोग करते हैं। अब जब साधारणीकरण हो गया, यानी हमारी फीलिंग्स, कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो उनके संवादों को सुनकर हमने पहले क्या किया? साधारणीकरण किया। अब जो भाव यशोदा के मन में वही हमारे मन में हुआ, तो ये क्या लिखा हुआ? स्थायी भाव का रस रूप में। वो जो स्थायी भाव है उसे, स्थायी भाव को किस में कर देता है? रस रूप में परिवर्तित, रस रूप में। तो भोजकत्व व्यापार से हम साधारणीकरण कृत स्थायी भाव का क्या कर लेते हैं? रस रूप में भोग करते हैं। इसीलिए इसे भुक्तिवाद कहा गया। जो साधारणीकरण की परिभाषा करते हुए भट्टनायक कहते हैं कि भावकत्व साधारणीकरण तेनम ही व्यापारणे विभावादय च स्थायी साधारणीक्रियते। मतलब लास्ट में कहना यह चाहते हैं कि निष्पत्ति का मतलब भुक्ति है, क्योंकि इसमें अभिधा के और भावकत्व के माध्यम से भोजकत्व होता है। भोजकत्व यानी क्या होता है? स्थायी भाव का रस रूप में भोग किया जाता है। अब परिभाषाओं को हम एक्सप्लेन करते हैं ढंग से। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? तो भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। ठीक है, तो इनका मूल आधार है सांख्य दर्शन।
सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मिकता मानकर उसे सत्य, देखो अब समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न जाने इस वक्त कितने लाइव चल रहे होंगे, मुझे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत जोरदार है। काश ऐसी क्लासेस में, और मैं आपसे एक चीज मैं यूट्यूब पे बताने वाला था, मैं मांगने वाला था, ये गुरु दक्षिणा ही समझ लो चाहे, और तो गुरु भीख तो मांगने से रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 स्टूडेंट चाहिए। कितने? 1000, जो ईमानदारी से मेरे साथ लाइव चल सके जब तक मैं क्लासेस लूं। है तुम में इतनी कैपेसिटी? जो रोज रात को 9 बजे आए, और जो नहीं आएगा उस पर पेनल्टी लगेगी, मैं नहीं आऊं तो मेरे पे लग जाएगी, संडे को छोड़कर। ऐसा एक खेल खेलते हैं। आप भी लाइव रहोगे, मैं भी रहूंगा, नियमितता से पढ़ेंगे। 1000 स्टूडेंट लाइव चाहिए, समझ रहे हो? बस उन 1000 को बहुत शानदार थे, उनके मुझे नाम रट जाने चाहिए। यूट्यूब पे अपना नाम भी सही ढंग से लिख देना। अरे तुम लोगों को तो अगर वास्तव में क्लासेस अच्छी लग रही है ना, तो तुम्हारी डीपी में सब में एनडीसी होना चाहिए, लगना चाहिए कि सब में एनडीसी की डीपी चल रही है, कमेंट एनडीसी वाले डीपी वाले कर रहे हैं, और नाम आपका जो भी हो एकदम पूरा नाम सही लिखा करो, ताकि मुझे नाम याद रहे, ताकि मैं टेस्ट में भी देख सकूं। एक ऐसा, ये देखो ये क्या है, साधारणीकरण होना चाहिए, मेरे भाव आप तक पहुंचने चाहिए, ये साधारणीकरण की अवस्था होती है। जिस फीलिंग से मैं पढ़ा रहा हूं वही फीलिंग्स आप में पढ़ते समय होनी चाहिए। चाहे जो कोई लड़का हो लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, तुम जबरदस्त तरीके से पढ़ो। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बोलो कमेंट में कि सर इसको एक बार और समझाओ, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाऊंगा। मैं मेहनत लास्ट बेहद करूंगा, मतलब जहां हद खत्म हो जाती है उससे पार भी करूंगा। तुम सिलेक्शन दो, मुझे 1000 स्टूडेंट डेली रात को 9 बजे चाहिए, कि ये मेरी यूनिटी है। मैंने क्या कमाया? बोला ये 1000 स्टूडेंट कमाए। ऐसा अगर कोई है तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करे, बोला सर आज के बाद मेरा नाम ये है, मैं करूं। है 1000 स्टूडेंट, उनका स्वागत है, मैं उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट तैयार होते हैं। स्कूल व्याख्याता, सर मैं स्कूल व्याख्याता बनना चाहता हूं, मैं स्कूल व्याख्याता बनना चाहता हूं। बनने के लिए गट्स चाहिए, वो है, क्या कर सकते हो? समर्पण भाव रख सकते हो? तो आइए, सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मिकता मानकर उसे सत, रज एवं तम से युक्त माना जाता है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। सत, रज और तम, व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम। सत में प्रीति, रज में अप्रीति तथा तम में विषाद की स्थिति होती है। सत में प्रीति, रज में अप्रीति, तम में विषाद की स्थिति। भट्टनायक के अनुसार रस निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति तथा संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध। ये देखो पहली चीज, अभी तक तो बात क्लियर नहीं हुई। आपको पता है पोषक पोष्य, जनक जन्य, गमक गम्य तीनों सिद्धांत दिए थे किसने? भट्टलोलट ने। ये एक सिद्धांत दिया, किसने दिया है? ये दिया है भट्टनायक ने, भोजक भोज्य संबंध। आप सोचो वो कंफ्यूज करेगा निम्न में से कौन सा सिद्धांत भट्टलोलट ने नहीं दिया, वहां पे ये डाल सकता है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक तो ये चीज। अब देखिए ये जो सत, तम, रज वाली बात है, इसको समझते हैं कि जब अभिधा से हम कोई चीज समझ लेते हैं, फिर भावत्व व्यापार से काव्य में वर्णित विभाववादी किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर क्या होते हैं? सर्वसाधारण के विभाववादी बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा है। वही बात मैंने बोली, क्या कह रहा है? भावत्व व्यापार से काव्य में जो वर्णित विभाव आदि जो कारण हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के विभाव न रहकर सर्वसाधारण के विभाव आदि बन जाते हैं। वो किसी, इस प्रक्रिया को साधारण, मतलब जो विभाव यशोदा के हैं वही विभाव वहां बैठे हजारों लोगों के होते हैं जो उस कथा को देख रहे होते हैं। कि अपने कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय की पड़ी हो, वो कहता है कि हम एक अपाहिज लाएंगे और अपाहिज से प्रश्न पूछेंगे कि आपको, अब क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम इशारे से उसे बतलाएंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, फूली हुई आंख की एक तस्वीर, और यूं करके हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। अर्थात हम उस व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रो पड़ेगा। उसको रोते हुए देखकर उस दर्शक जो ऐसा हृदय, वो जब उसे रोते हुए देखेंगे तो एक बार एक बार रुक जा, एक बार देखने दे। और जैसे ही वो रो पड़ेगा, वो दर्शक में बहुत रोने लगे। क्यों हो गया? क्यों रोते हैं वो लोग? साधारणीकरण। आप देखते हो जहां भी भागवत पाठ चलते हैं, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान की ओर तो बहुत ज्यादा भागवत कथाएं चलती है और महिलाएं बहुत देखती है।
भागवत कथा में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं बहुत शानदार, दिल को खुश कर देने वाले। उन प्रसंगों को सुनकर महिलाएं आंसू बहाने लग जाती है। कैसे होता है? वो साधारणीकरण कर लेती है। वो मानो वो जो सुना रहे हैं वो मानो खुद को उस जगह रख देते हैं। ये भावक तो होता है, ये साधारणीकरण होता है। सर्वसाधारण के विभावादि जो वो विशेष व्यक्ति था, उस विशेष व्यक्ति के गुणों को कौन सहृदय व्यक्ति होता है, उसके भावों को वो क्या कर लेता है? अनुकरण। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहता है कि उसके भावों को इसने क्या कर लिया? अपना लिया, साधारणीकरण कर लिया। क्या कर लिया? साधारणीकरण कर लिया। साधारणीकरण होते ही सामाजिक के सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है। 3 गुण पढ़े थे आपने, सत, तम और रज। सत्व गुण का क्या हो जाता है? उद्रेक हो जाता है। और रजोगुण तमोगुण का क्या हो जाता है? शमन, नाश हो जाता है। यह भट्टनायक कहता है कि सत तम रज, जब तक मान लो आप भागवत हो रही है, कोई कथा हो रही है, कोई अभिनय हो रहा है, यशोदा नाटक, नंद बाबा वगैरह सब कर रहे हैं, तो उस नाटक को देखते हैं। अब कुछ लोग बैठे हैं, ओहो नाटक करे, देख देख देख, ओ भाई साहब नंद बाबा ने देखो, अरे वाह वाह वाह, ये देखो, अरे वो छोरो एक्टिंग तकड़ी करे, कृष्ण जी बनोड़ा। इसका मतलब उसमें तमोगुण रजोगुण हावी है। वो साधारणीकरण नहीं कर पा रहे हैं। वो कृष्ण को छोरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? छोरा एक्टिंग जोरदार करिए, अरे ए फलान जी तो बहुत गजब, नंद बाबा गजब बने। इसका मतलब क्या हुआ? वो अभी तक तमोगुण रजोगुण उन पर हावी है। वो उनको कृष्ण नहीं समझ रहे, यशोदा नहीं समझ रहे, वो नंद बाबा नहीं समझ रहे हैं, वो सुदामा नहीं समझ रहे। साधारणीकरण नहीं हुआ। भट्टनायक कहता है कि जब तक रजोगुण और तमोगुण का नाश नहीं होगा तब तक सत्वगुण उद्रेक नहीं होगा, तब तक सत्वगुण जागेगा नहीं। साधारणीकरण की अवस्था में इन दोनों गुणों का नाश हो जाता है और सतोगुण जागृत हो जाता है, उद्रेक हो जाता है। अर्थात वो उन्हें कृष्ण लगता है, यशोदा माता लगती है, नंद बाबा या देव की वासुदेव लगते हैं। साधारणीकरण, भगवान की मूर्ति के सामने जाकर कहना, हे बजरंगबली जो कुछ है सो तू ही है, रघुपति रामा अति बलवाना, राम जी को रसियो रे मारे मन बसियो रे। अर्थात उस मूर्ति नहीं मान रहे हमने उसे भगवान हनुमान जी मान लिया। ये साधारणीकरण है यार। मूर्ति जोरदार है, हनुमान जी महाराज सिलेक्शन करवा दिया, मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति है, सिलेक्शन करवा दी। अरे यार तो रजोगुण तमोगुण नाश नहीं हो रहा है, तो साधारणीकरण करेगा कैसे? तो साधारणीकरण में भट्टनायक कहता है रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है, और जब नाश होगा तभी सत्वगुण का उद्रेक होगा। भावकत्व के उपरांत, अब भावकत्व कंप्लीट हो गया, अब उसके उपरांत भोजकत्व व्यापार प्रारंभ होता है, जिसमें सहृदय अपने ही साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। अब साधारणीकरण हो गया, अब उसके मन में वही स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वही स्थायी भाव उत्पन्न हुआ जो यशोदा के मन में हुआ था। अब वो जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, जो उसके मन में, भाई साधारणीकरण हुआ, यहां तक आपको समझ आ गया। साधारणीकरण हो गया। साधारणीकरण क्या हो गया? नट का सहृदय से क्या हो गया? साधारणीकरण हो गया। अब वो जो सहृदय व्यक्ति है, वो अपने मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव, उसी से वो रस का उपभोग कर रहा है। ये है भोजकत्व। ये क्या कर रहा है? रस का उपभोग कर रहा है। ये सारी चीज बात कौन कहता है? ये कहता है भट्टनायक। कुछ फ्रेशर बच्चे देखते हैं क्लास में, उनसे एक ही बात बोलता हूं, जिस चीज को पढ़ने में 5-5, 6-6 साल लग गए थे, वो चीज अगर आपको एक क्लास में 30% समझ आ रही है, आपको लग रहा है सर थोड़ी सी और समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी तक अपना ये टॉपिक लंबा चलेगा, क्योंकि आज की क्लास के बाद कल रस की पहली क्लास होगी, तो ये चीजें चलती रहेगी। और मैं आपको बाद में एक बार और दिखवाएंगे आपको, जब टेस्ट होंगे ना, तो उस वक्त, जैसे मान लो कल रस का टेस्ट है, तो उससे एक दिन पहले इन क्लासेस को और देखना, आपका प्रश्न सही होगा, मैं वादा करता हूं। चलिए, अब ये क्या कहते हैं? अभी तक रस का स्थान रंगमंच था। पहली बार ऐसा हुआ भट्टनायक के केस में, पहली बार ऐसा हुआ भट्टनायक के केस में कि जब अभी तक, मतलब इससे पहले, भट्टनायक से पहले तक रस का स्थान रंगमंच था, कि भाई रस रंगमंच से जो है आता है, कैसे भी आए चाहे। भट्टनायक ने उसका स्थान सहृदय के क्या बना दिया? हृदय। कि सहृदय व्यक्ति, सामाजिक जो दर्शक व्यक्ति है, दर्शक का हृदय ही क्या है?
रस का स्थान है, रस वहीं से उत्पन्न होता है। वो तो नट से क्या कर रहा है, साधारणीकरण कर रहा है। भट्टनायक ये स्वीकार करते हैं कि काव्यादि का आनंद लेते समय रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है और सत्व गुण का उद्रेक होने पर हम लोकोत्तर आनंद का अनुभव करते हैं। वही बात हुई मैंने जो बोला कि रजोगुण तमोगुण के समाप्त होने के बाद ही हम सतोगुण का आनंद लेंगे, सत्वगुण का उद्रेक होने पर हम लोकोत्तर आनंद का अनुभव करेंगे। समझ गए बात आप? तो ये तो था भट्टनायक। भट्टनायक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है साधारणीकरण का सिद्धांत। बस ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भट्टनायक के मत की आलोचना अभिनव गुप्त ने की और वे भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। बोला काय का भावकत्व और कौन सा भोजकत्व, कहां से लाया है भाई तू ये दोनों चीजें? तथा उनका तर्क है कि जब भट्टनायक रस की प्रतीति स्वीकार ही नहीं करते, भाई रस की प्रतीति स्वीकार नहीं करते कि भाई रस कहां, मतलब रस उत्पन्न होता है, कैसे होता है, वो उत्पत्ति होती है एक, या फिर जैसे मान लो उसने क्या बताया, अनुमिति होती है, क्या होती है, वही स्वीकार नहीं करते, तो रस की सत्ता कैसे स्वीकार कर रहे हैं? बोला रस तो खुद के अंदर ही है, तो फिर आप रस की सत्ता भी स्वीकार कर रहे हो, रस की प्रतीति स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये दोनों बातें कैसे आ रही है? क्योंकि जिसकी प्रतीति नहीं होती उसकी सत्ता भी संभव नहीं है। भाई जिसका आप वजूद ही स्वीकार नहीं कर रहे हो, जिसका वजूद ही स्वीकार नहीं कर रहे हो कि भाई ऐसा कोई, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है भी, यही स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आप ए की सत्ता कैसे स्वीकार कर सकते हो कि अभी सरकार एक ही है? तो जब आप कह रहे हो ए ही नहीं है तो ए की सरकार कैसे? जब रस ही नहीं है तो रस की सत्ता कैसे? तो आप दोनों बातों में खरे नहीं उतर रहे। ये कमी निकालते हैं कौन? अभिनव गुप्त निकालते हैं। कौन निकालते हैं? अभिनव गुप्त। और अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। ये क्या हो गया? भट्टनायक यह स्वीकार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखते हैं, ये देखते हैं। नहीं 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 नहीं, यहां कुछ मिस हो गया मुझे लग रहा है। भट्टनायक, एक सेकंड देखते हैं भाई दोस्तों, ये हो गया, ठीक है, तीसरे। तो यहां चौथा रह गया भाई। चौथे जो हैं, मैं यहां किसी कारणवश शायद मुझे लग रहा है हट चुके हैं। चलिए मैं समझा दूंगा यहां पे आपको। ये देखो, इस लाइन को अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले आप इस चीज को समझना। वो टाइप करने वाले, क्या मैंने हाईलाइट करके दिया था, तो मैंने हाईलाइट किया था कि लास्ट तक, उन्होंने पूरा टाइप ही नहीं किया। चलो देखो, चौथे नंबर पे आते हैं। इस पॉइंट को मत देखना, एक बार यहां तक देख लिया, 9वां पॉइंट, हाँ ठीक है, इस पॉइंट को एक बार मत देखना। अब आप देखो पहले अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था अभिव्यंजनावाद, था या नहीं था? या अभिव्यक्तिवाद था? तो अभिनव गुप्त ने जो दिया अभिव्यक्ति, ध्यान से समझना। अब ये मेरे लिए एक फिर कठिन परिस्थिति है कि टाइप ही नहीं हुआ मैटर, तो मैं यहां समझा सकता हूं। अभिनव गुप्त ने कहा भैया तू क्या कहना चाह रहा है, ये भावकत्व भोजकत्व क्या कहना चाह रहा है? वो कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं कि निष्पत्ति जो है उसका मतलब हो गया अभिव्यक्ति, कि रस अभिव्यक्त होता है। रस क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। वो कहते हैं कि न तो रस की क्या होती है, अभिनव गुप्त कहते हैं न तो उत्पत्ति होती है, न ही अनुमिति होती है, और न ही क्या होती है, भुक्ति होती है। यानी न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है, न ही भुक्ति होती है, बल्कि रस की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। रस की क्या होती है? रस की होती है अभिव्यक्ति। रस की क्या होती है? अभिव्यक्ति। अब देखो ये चार चीज हमने लिखी, इससे पता चल गया कि चार विद्वान थे, चारों ने अलग अलग बातें कही, और रस की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। अब वो क्या कहते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट वो ये कहते हैं, रस व्यंजना का व्यापार है। रस व्यंजना का व्यापार है। क्या कहते हैं, इसके माध्यम से समझाते हैं आपको। रस व्यंजना का व्यापार है, इसके माध्यम से वो ये कहते हैं कि जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध बारिश की कुछ बूंदे पड़ने पर जागृत हो जाती है। भाई आपने देखा होगा, पहली बारिश के बाद मिट्टी में से एक अलग सी गंध आती है, खुशबू आती है।
क्या वो खुशबू उस पानी में है? नहीं, वो मिट्टी के अंदर ही है, वो खुशबू मिट्टी के अंदर है। वो तो बूंदे आकर उस मिट्टी की खुशबू को जागृत कर रही है। तो यहां पे ये लिखते हैं कि जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे देने से व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी भाव, मतलब वो कहते हैं कि जो सहृदय होता है उसमें वासना के रूप में स्थायी भाव हमेशा रहते हैं। वासना के रूप में स्थायी भाव क्या रहते हैं? हमेशा रहते हैं। और वो क्या करते हैं? वो जो स्थायी भाव होते हैं, ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये सारे स्थायी भाव विभाव आदि के कारण क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। विभाव आदि के कारण क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। तो यहां पे इन्होंने एक पॉइंट और बता दिया, 2 नंबर पॉइंट। कहना क्या चाह रहे हैं? रस व्यंग्य है। रस क्या है? व्यंग्य है या व्यंजना का व्यापार। रस व्यंग्य है जो या नहीं, सॉरी, या गलत लिख दिया। रस व्यंग्य है जो क्या है? जो व्यंजना का व्यापार है, यानी व्यंजना सब शक्ति की क्रिया ही क्या है? रस है। रस व्यंजना का व्यापार है, सेम वही बात कही है। इसमें एक चीज ये कहते हैं कि विभाव आदि जो सामान्य व्यवहार होते हैं, तीसरे पॉइंट में कहते हैं भाई विभावादि जो सामान्य व्यवहार होते हैं, जो भी विभावादि सामान्य, वो सारे लौकिक होते हैं। लौकिक और अलौकिक को समझते हो? विभाव आदि सामान्य व्यवहार लौकिक होते हैं, किंतु काव्य और नाटक आदि में वे अलौकिक लगते हैं। मैं अब समझाता हूं, देखो, काव्य में अलौकिक लगते हैं, इस चीज को समझ लेना, मैं बताता हूं कैसे। कहना क्या चाह रहा है यहां पे कि विभाव आदि सामान्य जो व्यवहार, जो नट नटी द्वारा किए जाने वाला व्यवहार है, वो सामान्य है, वो लौकिक है, एकदम वो सामने हमारे कर रहे हैं, वो लौकिक है। लेकिन काव्य में वो सारी चीजें क्या है? अलौकिक है। अर्थात हमें काव्य के माध्यम से वो सारे काव्य के माध्यम से हमें वो सारे व्यापार किसके द्वारा किए गए बताए जा रहे हैं? हमें बताए जा रहे हैं भगवान के द्वारा, या मान लो ऐसा व्यक्ति जो वहां मौजूद नहीं है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो जो व्यवहार सामान्य रूप से लौकिक व्यवहार किए जा रहे हैं, वो काव्य में क्या है? सारे के सारे क्या हैं? अलौकिक हैं। काव्य और नाटक में वो क्या हो जाते हैं? अलौकिक हो जाते हैं कि अरे वास्तव में ये तो कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता है, ऐसे कार्य हम नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? उसके बाद ये कहते हैं, सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, इन्होंने ये कहा है कि रस जो है, वो ब्रह्मानंद नहीं है, बल्कि रस जो है वो क्या है? ब्रह्मानंद सरोवर है। यानी ब्रह्म ही रस नहीं है, बल्कि ब्रह्म के प्राप्त करने पर जितना आनंद होता है, उतना ही रस प्राप्ति पर होने वाला आनंद, उतना ही, ब्रह्मानंद सरोवर, ब्रह्म आनंद का सहोदर बताया है। यह प्रश्न बहुत बार चलता है लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन, कि रस क्या है? रस एक व्यंजना का व्यापार है, रस व्यंग्य है, या रस ब्रह्मानंद है, रस ब्रह्मानंद सरोवर, ब्रह्मानंद सहोदर है ना? क्योंकि रस का जो रस को जो ग्रहण किया जाता है, रस का आस्वादन एक विलक्षण और लोकातीत अनुभव है। रस का ये जो शब्द आया था, एक आस्वादन, रस का जो आप आस्वादन करते हो, वो आस्वादन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक विलक्षण प्रक्रिया है। विलक्षण कैसे है? कि आपने नट नटी द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को भगवान का व्यवहार कोई दिव्य पुरुष का मानना, कि भाई उन पर आरोप कर देना, ये चारों को समाहित रूप से आरोप कर देना, ठीक है। फिर आप उसको एक तरह से हम ले जाते हैं संकुक में अनुमान करना, या फिर बटनायक में ले जाते हैं, वो कहता है कि भुक्ति करते हो, साधारणीकरण होता है, फिर उसको महसूस करना। तो कुल मिला के जिस तरीके से चारों में से किसी ने जो बताया, वो एक प्रक्रिया कैसी है? रस का आस्वादन एक विलक्षण प्रक्रिया मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि रस, ये मानते हैं कि रस सामाजिक के हृदय में होता है।
ये यहां बटनायक से समर्थन करते हैं, सामाजिक के हृदय में होता है। रस कहां होता है? सामाजिक के हृदय में होता है। और अभिनवगुप्त कहता है कि अभिव्यक्ति और मतलब रस निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध। क्या है? व्यंग्य व्यंजक संबंध। इस बात को समझना। एक चीज और कहते हैं, विभावादि विशिष्टता का लोप हो जाने से, विभाव आदि की विशिष्टता का लोप हो जाने से विस्थायी भाव सर्वसाधारण बन जाते हैं। ये साधारण रिकृत रूप में उद्बुद्ध है, अस्थायी भाव ही रस रूप में। ठीक है, यहां ये कहना चाहते हैं, इस लैंग्वेज, एक लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है इसकी, क्योंकि इसमें यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी। अब क्लास तो बीच में छोड़ नहीं सकते। आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूंगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में करवा दूंगा। यहां देखो, शंकुक ने क्या कहा था कि चित्र तुरंग ज्ञान यानी अनुमान है। क्या है? अनुमान। बटनायक क्या कहता है? ये तो भुक्ति है। भुक्ति का मतलब क्या हुआ? पहले हम क्या करते हैं? अभिदा, फिर भावकत्व, फिर भोजकत्व, और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं किसको? अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त कहता है न तो उत्पत्ति है, न अनुमति है, न भुक्ति है, बल्कि ये तो क्या है? अभिव्यक्ति है। अभिनवगुप्त कहता है कि रस व्यंजना का व्यापार है और सहृदय, मतलब जो सहृदय सामाजिक होता है उसमें वासना के रूप में स्थायी भाव हमेशा रहते हैं, जो विभावादि के कारण क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि विभावादि सामान्य व्यवहार, विभावादि के द्वारा जो सामान्य व्यवहार किया जाता है वो लौकिक होता है, लेकिन काव्य में वो सारा क्या बन जाता है? अलौकिक बन जाता है। रस सामाजिक के हृदय में होता है। किसके? रस सामाजिक के हृदय में ही होता है। बस वो अभिव्यक्त जो होता है वो सामने किसी चीज को देखने के बाद होता है। इसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं कि विभाव विभावन व्यापार में स्थायी भाव को अंकुरित करता है, अनुभाव इसे अनुभव योग्य बनाता है और संचारी भाव अनुरंजन व्यापार से स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं। विभावादि की विशिष्टता का लोप, मतलब यूं हो गया कि विभावादि की विशिष्टता का लोप हो जाता है। जैसे हमने क्या कर दिया, एकदम से सामान्य विशिष्ट को क्या मान लिया? सामान्य मान लिया। राम सीता विशिष्ट हैं, लेकिन उनको हमने आरोप किस पर कर दिया? सामान्य मान लिया। जो नट नटी है उन्हीं को क्या मान लिया हमने? राम सीता मान लिया। तो विशिष्ट का सामान्य पे आरोप कर दिया, और सामान्य क्या कर रहा है? उनके रस को क्या कर रहा है? अभिव्यक्त कर रहा है। अभिव्यक्त हो कहां रहा है? सहृदय के हृदय में, यानी सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त हो रहा है। तो अब यहां पर एक चीज बहुत बढ़िया निकल के आती है, वो ये निकल के आती है, इन्होंने जो संबंध दिया है वो दिया है व्यंग्य व्यंजक संबंध। कौन सा दिया है? एक संबंध दिया है व्यंग्य व्यंजक संबंध। तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी आपने पढ़ा था भुक्तिवाद, भट्टनायक ने जो संबंध बताया वो कौन सा संबंध बताया है? वो बताया भोजक भोज्य। कौन सा बताया है? भोजक भोज्य। कहां था? मिल नहीं रहा। हाँ, ये तो हो ही गया, ये रहा व्यंजक व्यंग्य। अभी आपने पढ़ा था, मुझे पता तो है, ये रहा भोजक भोज्य संबंध। ठीक है, तो भट्टनायक ने दिया भोजक भोज्य संबंध, शंकुक ने कोई सा ऐसा संबंध नहीं दिया, भट्टलोलट ने 3 दिए, पोषक पोष्य जनक जन्य गमक गम्य, और व्यंग्य व्यंजक संबंध दिया था किसने? इसने दिया है, ये रहा अभिनवगुप्त ने दिया। और अभिनवगुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्ति। और अंतिम रूप से आप यूं मान सकते हैं, अभिनवगुप्त के बाद किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन चारों विद्वानों में से मैं दावे के साथ नहीं 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इतना सा समझ दिया ना, ये थोड़ी सी लास्ट में जरूर जो हुई है, लेकिन आपने इतना सा समझ दिया ना तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ जरूर 100% कह सकता हूं कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें से आप जितना भी प्रश्न कर लेना, कहीं पर किसी किताब में कोई प्रश्न देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब जो टेस्ट के अंदर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कल से रस की क्लास स्टार्ट होगी। रस एक ऐसा टॉपिक है, पहली क्लास से देखना वरना बीच से समझ नहीं आएगा। दूसरी एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट बोले सर हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मैं आते हुए मैं उनसे कहूंगा धैर्य से करो। क्या करो? धैर्य से टेस्ट दो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। अगर जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा। पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन देखने के बाद में आपने जैसे मान लो ए देखा, बी देखा, सी देखा, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले इसको उल्टे मेथड से हल करो कि सी तो नहीं होगा, और ये पूछ ये रहा है बी तो बिल्कुल नहीं होगा, बी तो फलाने में होता है, डी और ए में कंफ्यूजन है, फिर आप एक अटेंड करो।
लेकिन आप अगर सीधा करोगे भाई ये प्रश्न है कौन सा होगा इसमें तो सी होगा, ये गलत तरीका है। आप पहले प्रश्न को पढ़ो और अगर लग रहा है कि आ नहीं रहा तो पहले आप एक एक ऑप्शन पे गौर करो और उस ऑप्शन को देखो कि ये क्यों नहीं है। आप फिर ये मत देखो कि कौन सा होगा, आप ये जो सिद्धांत है ना कि इसमें सी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, अगर ये पता लगने लग गया तो आपका प्रश्न इजी वे में सही हो जाएगा। कोशिश करो इस बार जो टॉप 10 आए हैं उन्हें पीछे छोड़ने की, और वो भी ईमानदारी से, गलत मतलब ऐसे बेईमानी से मत करना, नकल वगैरह मत करना, बस यही कहना है। और बाकी मार्गदर्शन देते रहेंगे बीच बीच में। और ये जो रस निष्पत्ति होगी, अब टॉपिक जो रस का चलेगा उसमें मैं इसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, और हो सकता है कि कल की क्लास में मैं जो अभिनव गुप्त है ना इसको एक बार वापस थोड़ा टाइप करवा के आपको समझा दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को थोड़ी सी असंतुष्टि हो जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ आपको बेस्ट दूं, ठीक है। खैर आप इतना समझते हैं कि अचानक से कोई हो जाती है। ओके, टेक केयर, बढ़िया क्लास हुई और कल से रस पढ़ेंगे। तो मेरी 1000 स्टूडेंट वाली बात जरूर याद रखना। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट मैसेज करते हैं। 1000 मैसेज आने का मतलब है कि निश्चित रूप से मेरी बात आप तक पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।